बता दें, महाराष्ट्र चुनाव पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिग्गज नेताओं जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनकी किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी दूसरे चरण का चुनाव है। तो चलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता, महाराष्ट्र से संवाददाता स्नेहल जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। चलिए स्नेहल जी, जानना चाहेंगे, हम हॉट सीट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र की हॉट सीट पर अगर चुनावी समीकरण देखी जाए तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जो चुनावी समीकरण है महाराष्ट्र के, यहाँ पर जातीय तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण सीटें जो है वो विस्तार से रखी गई है या फिर सविस्तर उस पर काम किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मुख्यालय के पास हम है और यहीं से जो है वो एक रणनीति का भी जो है वो हर बार तय किया जाता है। पिछले बार के इलेक्शन के बाद इसमें संगठन का कितना काम हो सकता है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी जो मोर्चे बांधनी जो प्रकार महाराष्ट्र में कहा जाता है, उस तरीके का काम भी महाराष्ट्र में होते हुए नजर आया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत हर जगह पर मैक्रो प्लानिंग की गई है, लेकिन इसके बाद भी अब देखना होगा कि पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग जो है वो अपना मतदान करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वो महाराष्ट्र के कई जगह पर है। जैसे पूना हम कह सकते हैं, मुंबई के शिंदे जी की सीट कह सकते हैं, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी की, अजित पवार जी की जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सभी नेताओं के साथ ये जो काम है वो होते हुए नजर आ रहा है। अपने साथ महाराष्ट्र के प्रत्याशी भी है, लेकिन वो किसी से बात कर रहे हैं। प्रवीण दटके जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पहली बार जो है वो महाराष्ट्र की ये मध्य की सीट जो है वो संघ का गढ़ कहा जाता है और इस संघ के गढ़ में टफ फाइट शुरू है। इस तरीके की बातें भी हो रही है। हमने देखा है कि प्रियंका गांधी जी ने नागपुर शहर के इसी मध्य में एक बड़ा रोड शो किया। उसके बाद संघ और के स्वयं सेवक या फिर भाजपा के, संघ के नहीं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनमें जो है वो लंबी लड़त भी नजर आई थी। तो एक महत्वपूर्ण जो है वो चुनौती इस पहली बार संघ के जो अपना गढ़ है, संघ का जो महल इलाका है, संघ का जो कहा जाता है कि ये होम टाउन का होम प्लेस है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण जगह पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एक टफ फाइट को सामना करना पड़ रहा है। तो वो भी प्रत्याशी अपने काय झालं जी स्नेहल जी, बात करेंगे उनसे। जी स्नेहल जी, तब तक आप हमें ये बता दें, तो आपको बता दें यहाँ पर महाराष्ट्र 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 106 सीटों पर तो बीजेपी 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये 2019 के परिणाम हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम, जहां पर शिवसेना 56 सीटों पर जीत इन्होंने दर्ज की थी। इसी के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस 44 सीटों पर ही रह गई थी। 2019 के परिणाम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको एनसीपी की अगर बात करें तो 54 सीटें इन्हें मिली थी। और अगर हम आपको बता दें, यहां पर महाराष्ट्र 2019 में कुल सीटों की संख्या 2088 थी, इस बार भी 2088 है। और इस बार देखने वाली बात होगी कि इस डेटा से इस बार की डेटा में क्या फर्क होगा। बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी होती है। और आपको बता दें, यहां पर पोखरी पचपखड़ी से ये हॉट सीट से जिनके बारे में हम बात करें, बारामती और कौन कौन से प्रत्याशी हैं वो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वर्ली से आपको दिखा रहे हैं, ये हॉट सीटें हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त चुनावी मैदान में खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो चलिए इसी के साथ स्नेहल की तरफ फिर से रुख करते हैं। स्नेहल जी, क्या कुछ अपडेट दे रही हैं आप वहां पे से?
बिल्कुल बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर का मध्य इलाका, जो मध्य की जो सीट है, और उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण जी डक्के अपने साथ है। प्रवीण जी, क्या बताना चाहेंगे? पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि आपको लेकर ये जो सीट है मध्य की, सबसे ज्यादा टफ चल रही है क्योंकि अपना घर है। क्या बताना चाहेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी दिख रही है, क्या बताएंगे? बहुत अच्छी मेहनत कार्यकर्ताओं की है और 100% मतदान को भी अपने कार्यकर्ताओं ने किया। देश हित में, नागपुर हित में, राज्य हित में, मध्य नागपुर का प्रचार होगा और यहाँ से कंफर्टेबली भाजपा चुनाव जीतेगी। हम बार बार चुनाव जीतने के लोगों का विश्वास हमने संपादन किया है। हमारी योजनाओं ने हमारे काम तक पहुंचा है और विश्वास है यहाँ से भाजपा की जीत विश्वासपूर्ण और बहुत अच्छी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये घर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ही अच्छी पकड़ है। फिर भी चुनावी मुद्दों में आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा इस वक्त क्या रहा? देश हित और राष्ट्र हित ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो सारी योजना आएंगी वो घर तक पहुंची है, एक मुद्दा रहा है और सबका विश्वास भाजपा और महायुति सरकार पर है। मोदी जी पर है, नितिन जी पर है, देवेंद्र जी पर है, हमारे यहाँ के 3 बार के विधायक विकास कुंभरे जी पर है। इसलिए विजय बहुत ही सुनिश्चित और कॉन्फिडेंस रखते हुए हर मत के लिए हमने कोशिश की है और कोशिश हमारी विजय में दिखेगी। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी भागवत जी ने भी कहा है कि विकास का मुद्दा ही सबसे महत्वपूर्ण इस विषय पर रहेगा और साथ में जो निर्णय राष्ट्र हित में हो उसी को देखते हुए मतदान करने की अपील भी जो है वो उन्होंने की है। जी स्नेहल जी, ये भी बताएं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, कौन सा ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो इस बार के विधानसभा चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, हमने देखा है कि पहले से ही जो है पहले बार से ही जो मतदान को लुभाने के लिए हर एक जो कोशिश है वो की गई थी। मैनिफेस्टो के माध्यम से भी हर एक चीज महिलाओं की महाराष्ट्र में संख्या देखते हुए रखी गई है, या फिर वो पक्ष हो विपक्ष हो दोनों की ओर से सभी ने अपनी जो है वो राशियां या फिर पेंशन योजना फिर या फिर महिलाओं को फ्री बस टिकट हो, हर जगह पर आधी टिकट हो, ऐसे कई मुद्दे जो है वो मैनिफेस्टो में रखे गए हैं। लेकिन जिस समय महाराष्ट्र में ऑन स्टेज जनता के सामने आकर प्रोग्राम लिए गए, प्रचार हुआ, उसमें बटेंगे कटेंगे का मुद्दा जो है वो जमकर सामने आते बिल्कुल स्नेहल जी, इस बार नारे भी किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं ये भी बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। इसी के साथ आपको बता दें, जहां एक और महाराष्ट्र में है तो दूसरी ओर झारखंड में भी दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। यहां मुकाबला सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच हो रहा है। और देखिए महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण क्या कहता है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ओबीसी 34% है तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी 11.81% पर, अनुसूचित जनजाति 9.35% पर। ये देखिए एमवीए की 5 गारंटी जो है वो आपको दिखा रहे। महिलाओं को 3000 रुपए, सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा, ये आपको 5 गारंटी दिखा रहे हैं। जहां पर किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण साफ, एमवीए की ये 5 गारंटी है। ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो आपको ये दिखा रहे हैं, सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना भी आपको दिखा रही है 5 गारंटियां। जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा, महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। ये एमवीए की गारंटी आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो चलिए अब पुणे से इस वक्त संवाददाता विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, जानना चाहेंगे पुणे में इस वक्त मतदान केंद्रों पर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? कौन कौन से वीआईपी वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने मत का प्रयोग किया है? लोगों में किस तरह के उत्साह दिख रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। पुणे में से शिरूर हवेली मतदार संघ में अभी मैं हूँ। यहाँ पे सुबह से ही लगातार जो वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं और जो पुलिस व्यवस्था है पूरी तरह से ठीक कर दी है, और जो भी वृद्ध लोग हैं, जो भी 65 ईयर्स के आगे जो लोग हैं, उनको एक अलग सी सुविधा यहाँ पे कर दिए गए है। और यहाँ पे जो हड़पसर विभाग और जो शिरूर हवेली विभाग है उसके जो कार्यवाहक है आरएसएस के, वो भी यहाँ पे आ गए। उन्होंने भी सुबह सुबह ही अपना वोटिंग करके चले गए और बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह सुबह ही बहुत भीड़ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे वहां पर क्योंकि अगर मैं देख सकूं तस्वीरों में तो काफी कम वहां पर कोई दिख ही नहीं रहा है। अगर मतदान केंद्र है तो आप प्लीज कैमरा थोड़ा घुमाकर उन लोगों को दिखाएं जो कि कतार में इस वक्त वहां पर मौजूद है। मतदान केंद्रों पर किस तरीके की हलचल वहां पर हो रही है, किन मुद्दों पर वो वोटिंग कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करके उनका हाल, उनके मन को टटोल कर हम तक पहुंचाएं। पुलिस कर्मियों ने अभी बोला है कि 1 घंटे के बाद आप अंदर जा सकते हो, और जो भी लोग हैं वहां पे अभी जो पूरी भीड़ में से वहां पे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मना किया है कि 1 घंटे के बाद आप चले जाइए वहां पे अंदर छोड़ नहीं रही। ठीक है। आप यहाँ आपको कवरेज दिखा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव से लेकर झारखंड चुनाव तक, जहां पर इस वक्त हमारे साथ पुणे से विजय जी मौजूद हैं। विजय जी, संवाददाता आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि अगर हम बारामती सीट के बारे में बात करें तो क्या कुछ अपडेट वहां से आ रही है? कुछ ही देर पहले सुबह सुबह बारामती से अजीत पवार की भी तस्वीरें आई थी। पूरे महाराष्ट्र का ध्यान जहाँ पे लगा हुआ है वो बारामती है। बारामती में योगेंद्र पवार और अजित पवार, ये दोनों की एक बिग फाइट मानी जा रही है। वहां पे सुबह सुबह अजित पवार और योगेंद्र पवार अपने जहाँ पे वोट का केंद्र है उस केंद्र पे बूथ पे वो चले आ गए। और बारामती में जो भी लोक उत्सव है वो बहुत बड़ा धूमधाम से चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। और जो बारामती के जो ग्रामीण भाग की एरिया है, उस ग्रामीण भाग के जो मतदाता है उनको वोटिंग के लिए लाना इनका बड़ा प्रयास होगा। ठीक है विजय जी, आपसे तमाम जानकारी हम यूं ही लेते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।